2024 के लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे मोदी को मुस्लिम मटन और मंगलसूत्र से है प्यार। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने और भी कई निशाने साधे हैं। दोस्तों साथ आपको बताएंगे इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर इंडिया गठबंधन पार्टी के नेता ने एक जबरदस्त जीत हासिल की है। दोस्तों बताएंगे आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली राजनीति में बढ़ने वाला है इंडिया गठबंधन का दबदबा। इसी के साथ में आपको बताएंगे फिर से ऑन कैमरे पर नरेंद्र मोदी का दावा झूठा साबित हुआ है। दोस्तों इसी के साथ में दिल्ली में स्वाति मालीवाल वाले केस को लेकर बीजेपी के लोग खुश हो रहे थे, लेकिन अब स्वाति मालीवाल ने ही ट्वीट करते हुए बीजेपी को नसीहत दे दी है। दोस्तों बताएंगे और भी क्या कुछ कहा गया है। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी के द्वारा बार बार मंगलसूत्र मुसलमानों के नाम लिए जाने को लेकर मीडिया में पूछे गए सवाल बताएंगे नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कहा गया है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दोनों पार्टी के नेताओं का जोरदार लोगों ने किया है, किसानों ने किया है विरोध। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं कन्हैया कुमार। बताएंगे आपको कैसे चप्पल पहनने वाले कन्हैया कुमार 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक भारतीय जनता पार्टी के नेता को जबरदस्त चुनौती पेश कर रहे हैं। दोस्तों हराने के लिए है तैयार। इसी के साथ में लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी पल पल की बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद है दोस्तों। लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश बदलाव की दिशा में आगे बढ़ चुका है और डंके की चोट और परिवर्तन होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एमओआई से बहुत प्यार है, इसलिए वो लगातार मुस्लिम मटन और मंगलसूत्र की बातें करते हैं। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक के चुनाव माहौल को देखते हुए लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ जनता खुद चुनाव लड़ रही है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जनता खुद यह मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हमारे गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल रही है, इससे हम मोदी सरकार को रोक पाएंगे। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए बूस्ट वाली बड़ी खबर है, यानी बड़ी जीत हासिल की है इंडिया गठबंधन ने। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के सांसद बने कपिल सिब्बल ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के इलेक्शन के अंदर जबरदस्त धूम मचाई है, जबरदस्त चुनाव जीता है। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं कपिल सिब्बल। इनको 1066 वोट डाले गए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। उनके सामने प्रदीप राय और आदिश अग्रवाल मैदान में उतरकर चैलेंज कर रहे थे, लेकिन कपिल सिब्बल ने जबरदस्त धमाका किया और यहां पर 1000 से ज्यादा वोट इकट्ठा करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रदीप राय को बड़े अंतर से चुनाव हराया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आदिश अग्रवाल रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि कपिल सिब्बल यहां पर खुद अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने का सीधा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर उनकी भी दखल होने वाली है। कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले में उनको भी बुलाया जाएगा और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पांचवें चरण के चुनाव से पहले ये कहीं ना कहीं एक संकेत सामने आ रहे हैं कि देश के अंदर चुनाव किस दिशा में बढ़ रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि बार एसोसिएशन के इलेक्शन के अंदर सत्ताधारी दल पूरी तरीके से अपने उम्मीदवार को जिताने में जुट जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। कपिल सिब्बल ने चुनाव जीत लिया है। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी 400 सीटों को लेकर जो उनका पुराना बयान था उससे कन्नी काट रहे थे। मीडिया वाले इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि एक आपका बयान था, इसमें आपने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई तो राम मंदिर के फैसले को पलट दिया जाएगा, इसीलिए आपको 400 सीटों की जरूरत है ताकि कांग्रेस पार्टी ऐसा ना कर पाए। इसके बाद नरेंद्र मोदी कहने लगते हैं कि मैंने ऐसा कभी कोई बयान नहीं दिया, आप ये बयान मेरे मुंह में मत डालिए, गलत तरीका है ये। इसके बाद दोस्तों लोगों ने वीडियो फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया और लोगों को एक वीडियो मिल भी गया जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी वाला ताला लगा देंगे। इसके बाद इन्हें रोकने के लिए 400 सीटों की जरूरत है ताकि ये लोग ऐसा ना कर पाए। नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री का एक बार फिर से झूठ पकड़ा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों अपने पुराने बयानों को ही याद नहीं कर पा रहे और मीडिया में आकर ऐसे शरीफ बन जाते हैं जैसे उन्होंने कभी कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले कहते कि वो हिंदू मुसलमान कभी नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में ही बयान देते हुए कहते कि कांग्रेस पार्टी अलग से फंड बनाने वाली है मुस्लिमों के लिए। इसी के साथ में दोस्तों बिहार के अंदर चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे अमित शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अमित शाह की इस चेतावनी के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि और गौ मांस निर्यात में 250 करोड़ रुपए चंदा लेने वालों के साथ क्या किया अभी तक अमित शाह जी, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो खुद इस मामले पर घिरे हुए हैं वो चेतावनियां दे रहे हैं। साथ स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कहा कि मेरे साथ जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ जो घटना हुई है मैंने उसके बारे में पुलिस को स्टेटमेंट दे दिया है, मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं, जिन लोगों ने प्रार्थना की है उनका धन्यवाद करती हूँ, जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की है ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी है। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति ना करे। दरअसल दोस्तों स्वाति मालीवाल 2 दिनों तक बयान नहीं दे रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके घर पर पहुंचे थे और अपना समर्थन देने की बातें कर रहे थे। हालांकि स्वाति मालीवाल ने उनसे मुलाकात नहीं की है, गेट के पास से ही उनको वापस लौटना पड़ा है। इसके बाद उनके लोग समर्थन लेटर दे रहे थे स्वाति मालीवाल को, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि देश के अंदर लोकसभा का इलेक्शन काफी जरूरी है, लोकसभा के मुद्दे लोगों के मुद्दे जरूरी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हिदायत दे दी गई है, जो सोच रहे थे कि एक मुद्दा उनको मिल गया है अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के खिलाफ, उन लोगों के
लिए ये दुख की घड़ी है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने कह दिया है कि वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ाई वो लड़ भी रही है। उन्होंने एफआईआर भी करवाया है। इस पर राजनीति करने वाले लोगों को करारा झटका दिया है। साथ साथ दोस्तों उड़ीसा के अंदर पहुंचे खड़गे बोले, कहा 2005 में बीजेपी और बीजेडी की सरकार ने वादा किया था कि हर ब्लॉक में 25% सिंचाई सुविधा देंगे। करीब 20 साल बीत गए लेकिन ये वादा अधूरा है। केंद्र सरकार में भी नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मोदी सरकार ने आय तो दोगुनी नहीं की बल्कि किसानों से जुड़ी सारी चीजें महंगी और कर दी गई। साथ साथ दोस्तों मायावती के उम्मीदवार बदलने से बीजेपी को फायदा पहुंचता है। अखिलेश यादव ने एक और बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने जौनपुर में बीएसपी का टिकट बदले जाने पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह की तरफ से इशारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा कि बीजेपी केवल साजिश रचती है। बीजेपी को जब सूट किया तो किसी को जेल भेज दिया, जब बीजेपी को सूट नहीं किया तो किसी को जेल से बाहर कर दिया। लेकिन जौनपुर की जनता समाजवादियों के साथ में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल डाले। उन्होंने एन तीसरे चरण के चुनाव से पहले जौनपुर और बस्ती से उम्मीदवार बदल दिया। मायावती ने इन दोनों सीटों के अलावा वाराणसी, आजमगढ़, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और झांसी, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, मैनपुरी, गाजियाबाद और अमेठी के साथ साथ भदोही से भी अपना उम्मीदवार बदल दिया। अखिलेश यादव ने पूछा कि उन्होंने भी तो कई सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैंने बीजेपी को परेशान करने के लिए उम्मीदवार बदले हैं। आकाश आनंद को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि आकाश आनंद को मौका दिया जाना चाहिए था, उनको बीच चुनाव में पीछे खींच लेना साफ तौर पर बीएसपी बीजेपी को मदद कर रही है। इस बात को और ज्यादा मजबूती मिलती है। साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में बैठे थे, उनसे पूछा गया कि वो अपने हर रैली के अंदर क्यों इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और मंगलसूत्र। तो नरेंद्र मोदी कहने लगे कि मुद्दे ये हैं कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भी माइनॉरिटी को लेकर आएंगे। अगर मैं उस ठेके का विरोध करता हूं तो मैं सेक्युलरिज्म कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मुझे उसमें माइनॉरिटी शब्द बोलना पड़ा है, मुझे मुसलमान शब्द बोलना पड़ा है, तो मतलब निकाला जाता है कि मैं उनके ऊपर हमला कर रहा हूं। मैं उन पर हमला नहीं कर रहा बल्कि मैं उन राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोल रहा हूं जो भारत के सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश के संविधान की भावनाओं को नष्ट कर रहे हैं। साथ दोस्तों निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चरखी दादरी जिले के चांदवास के ग्राम पंचायत ने हरियाणा चुनाव आयोग सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पोलिंग बूथ के आसपास टेंट आदि लगाकर शराब व पैसे बांटने से रोका जाना चाहिए। मतदान करने वाले लोगों को बूथ के 100 मीटर के दायरे से दूर रहने का इंतजाम किया जाना चाहिए। चांदवास के ग्राम पंचायत की ओर से यह मांग की गई है। साथ आपको बता दें कि बठिंडा के अंदर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जोरदार विरोध हुआ है। दोस्तों दरअसल बठिंडा के एक गांव महिमा सरजा के अंदर शिरोमणि अकाली दल के लोग भी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। उम्मीदवार हरसिमरत कौर और बादल के साथ साथ और अन्य लोग भी मौजूद थे। सुखबीर बादल भी मौजूद थे, लेकिन किसानों ने जोरदार विरोध किया। किसानों के द्वारा काले झंडे दिखाए गए। सुखबीर सिंह बादल का भी विरोध किया गया है। दोस्तों हालांकि शिरोमणि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था किसानों के आंदोलन के बीच में ही, लेकिन लोगों को पता है कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल कब एकजुट हो जाए, कब एक साथ दिख जाए, इसमें थोड़ी भी देरी नहीं लगेगी। साथ साथ दोस्तों कन्हैया कुमार जो अपने सादगी के लिए जाने जाते हैं, कन्हैया कुमार के पास कुछ लाख रुपए यानी 10 या 12 लाख के आसपास उनकी संपत्ति है, जबकि उनका मुकाबला हो रहा है मनोज तिवारी से, जिनके पास 28 करोड़ के आसपास घोषित संपत्ति है। इसके बाद लोगों ने कहा कि मनोज तिवारी के पास घोषित संपत्ति 28 करोड़ रुपए की है और घोषित संपत्ति का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कन्हैया कुमार जो टूटी चप्पल पहनकर भारत के कोने कोने में घूमा, वो बस भिड़ गया है 50,000 करोड़ की बीजेपी से और लोगों से कहा जा रहा है कि आप उनके लिए फंड करिए। दरअसल दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फंड जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि कन्हैया कुमार के कैंपेन को फंड किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि कन्हैया कुमार के लिए लोग खुद अपने आप अपने स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार को पैसे भी दे रहे हैं, उनके लिए कैंपेन भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं और स्वतः कर रहे हैं बिना किसी के कहने के, बिना किसी के दबाव में। साथ साथ दोस्तों चुप्पा वोटर क्या होता है ये समझना हो तो अमेठी के अंदर सबसे आसानी से समझा जा सकता है। आपको बता दें कि लोग आजकल अमेठी और रायबरेली जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि उनके मन में क्या है। दरअसल दोस्तों ऐसे ही एक व्यक्ति से जब ये सवाल पूछा गया कि आपके लिए अमेठी में कौन से बड़े मुद्दे हैं, तो उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी को लेकर की स्मृति दीदी गलती कई दिन ही यानी गलती कर दी है, उन्होंने इतना नहीं बोलना चाहिए था। स्मृति ईरानी के बड़बोलेपन को लेकर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, जबकि एक और व्यक्ति अवधेश कहते हैं कि अमेठी घुमाई के मारत है और पतो नहीं चलत है, यानी दोस्तों घुमा के अमेठी मारता है, किसी को एहसास भी नहीं होता और वो चित्त हो जाता है। ठीक ठीक तय कर पाना मुश्किल है कि बीजेपी के समर्थक है, लेकिन एक तरीके से नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। कुल मिलाकर दोस्तों अमेठी और रायबरेली के अंदर साइलेंट मतदाता इस बार कुछ बड़ा खेला करने जा रहे हैं, ये बात तो तय है। अमेठी के अंदर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतार रखा है और कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतार रखा है, तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले को लेकर एक्शन की गई है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के घर पहुंचकर पहले तो मामला पूरा लिखवाया है, इसके बाद दोस्तों एफआईआर दर्ज की गई है अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव के खिलाफ। साथ साथ दोस्तों नामांकन रद्द करने को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल पूछा गया है। आपको बता दें कि श्याम रंगीला का नामांकन इसलिए खारिज किया गया था क्योंकि उन्होंने डीएम के सामने शपथ नहीं लिया था। इसके बाद रणविजय सिंह जो पत्रकार है उन्होंने कहा कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का नामांकन मंजूर हो गया, लेकिन उसने तो शपथ नहीं लिया था डीएम के सामने, फिर ऐसा कैसे हुआ। अमृतपाल
तो अभी जेल में बंद है, तो उसके नॉमिनेशन को क्यों स्वीकार कर लिया गया है, श्याम रंगीला के नामांकन को क्यों स्वीकार नहीं किया गया है, ये गंभीर सवाल है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, देश में लोग अब बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए कई स्थानों का दौरा किया है, लोगों की मानसिकता अब राजनीतिक बदलाव की ओर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शरद पवार ने यह कहा है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी के लिए अनुकूल स्थिति है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के हाटकोपर इलाके के अंदर रोड शो भी किया था दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है, जिस तरीके का बयान प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो जाति और धर्म के बारे में सोचना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिवसेना यूबीटी को नकली शिवसेना कहे जाने पर शरद पवार ने कहा कि नकली शिवसेना क्या होता है, असली शिवसेना तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है। शरद पवार ने इस दौरान अजित पवार की अनुपस्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर कहा कि अजित पवार वास्तव में बीमार है, इसीलिए शायद वो नहीं गए होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों अजित पवार क्योंकि एनसीपी पार्टी पर क्लेम करते हैं तो मुस्लिम मतदाताओं के वोट भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं तो मुस्लिम मतदाता एनसीपी अजित पवार गुट के साथ तो नहीं ही जाएगी, और इसीलिए नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों को लेकर कहीं ना कहीं दूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों को पता है कि एनसीपी अजित पवार गुट और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही है। साथ साथ राहुल गांधी ने 11 तारीख को ही कहा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों को एक मंच पर आकर अपना विजन देश के सामने रखना चाहिए। मैं डिबेट की इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। राहुल गांधी ने चुनौती को 11 मई को ही स्वीकार कर लिया था। उसके बाद 5 दिन बीत गए हैं दोस्तों, अभी तक दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री से डिबेट का निमंत्रण स्वीकार करते हुए राहुल गांधी के लिखे पत्र के 5 दिन बीत गए हैं। तथाकथित 56 इंच के सीने वाले ने अभी तक निमंत्रण पत्र स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। दरअसल दोस्तों मीडिया में इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, आप लोग जानते हैं कौन सी मीडिया में इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, जहां पर एक सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी क्यों अब राहुल गांधी के साथ में डिबेट को स्वीकार नहीं करते हो। अगर वाकई आपने 10 साल में कुछ काम किए हैं तो डिबेट को स्वीकार करो और राहुल गांधी के साथ मंच पर आओ, डिबेट करो, लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या किया है और राहुल गांधी के सवालों को लेकर आपके क्या जवाब है। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी पूरे मामले पर कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। इतने सारे इंटरव्यू गोदी मीडिया में देने के बावजूद एक भी इंटरव्यू में ना तो सवाल पूछा गया है, ना कोई जवाब दिया गया है। साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीएम और कांग्रेस पार्टी बंगाल के अंदर जो चुनाव लड़ रही है वो बीजेपी के पैसे पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वोटों को डिवाइड करने का इनका काम है, उन्हें एक भी वोट ना दे। ऑल इंडिया लेवल पर मेरी बात को गलत समझा गया है, मैंने इंडिया ब्लॉक बनाया और हम सरकार बनाएंगे, हम गठबंधन में है। बंगाल की सीपीएम और कांग्रेस पार्टी इसका हिस्सा नहीं है, कोई भ्रम में ना रहे। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ये जानकारी स्पष्ट कर दी है दोस्तों। इससे पहले ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था कि वो बाहर से सपोर्ट करेंगे, इसे लेकर भाजपा के लोग कह रहे थे कि आपस में चुनाव से पहले ही फूट पड़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और इसीलिए लोगों से वोट की अपील की जा रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट के मामले को लेकर भाजपा के लोग स्वाति मालीवाल के घर पर गए थे, हालांकि उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो इसके बाद बीजेपी के लोग एक लेटर सिक्योरिटी गार्ड को देकर आ गए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या भाजपा के लोग इस पर जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो सारण से मैदान में उतरी हुई है, हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की गई है और उनके नामांकन को सारण से रद्द करने की मांग की गई है। निर्वाचन अधिकारी को आदेश देने के लिए कहा गया है, पासपोर्ट की अच्छे से जांच नहीं की गई है, ये आरोप लगाए गए हैं। भारतीय नागरिकता पर भी सवाल खड़ा किया गया है। सारण सीट से चुनावी मैदान में है रोहिणी आचार्य, जिनके लिए लालू यादव खुद प्रचार कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी को आदेश देने के लिए कहा गया है कि उनके नामांकन को निरस्त किया जाए। हालांकि दोस्तों चुनाव से चंद दिन पहले इस तरीके की आज याचिका कोर्ट में डालने का सीधा मतलब यह है कि सारण की सीट पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक सारण की सीट पर जीतते आ रहे थे। आप लोग जानते हैं कि यहाँ की सीटें किसको मिल रही थी। साथ साथ संदेश खाली मामले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शेख शाहजहां के दोनों भाइयों और एक बेहद करीबी समेत कई अन्य आरोपियों की 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। शेख शाहजहां के दोनों भाई आलमगीर और सिराजुद्दीन के अलावा एक करीबी शख्स शिव प्रसाद हाजरा को भी प्रॉपर्टी के साथ साथ कई और बैंक अकाउंट अटैच किए गए हैं। इन लोगों पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों अवैध जमीन पर बनाई गई थी प्रॉपर्टी, ये भी आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ में राहुल कंवल ने पूछा कि नरेंद्र मोदी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो इस पर नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले लोग अपना वन साइडेड व्यू देना चाहते थे, इसीलिए मीडिया में आते थे और फोटोग्राफर के सामने आते थे एक साइड व्यू देने के लिए, केवल अपनी बात करने के लिए। लेकिन मैं गरीबों से बात करना चाहता हूं। सवाल यह दोस्तों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक तरफ की बात नहीं होती, सामने से काउंटर सवाल भी आता है, उसका जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन नरेंद्र मोदी मामले को घुमाने का प्रयास करते हुए आगे कहते हैं कि कई सारे मीडिया में लोगों से बातचीत करने के मैं पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल हूं, यानी पार्लियामेंट को जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सारे क्वेश्चनों का जवाब पार्लियामेंट के अंदर ही देता हूं। जब मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तब कुछ गांव वाले मेरे से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने बताया था कि 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी यहां मिल रही है, लेकिन मीडिया ने यह जानकारी नहीं दी थी। विलेजर सेड यानी गांव के लोगों ने मुझसे कहा था कि मीडिया इस तरीके की रिपोर्ट नहीं दिखाती है कि उनको 24 घंटे बिजली मिल रही है। सवाल यह है दोस्तों कि देश के अंदर कौन सा सरकार ने काम किया है, किस तरीके का कार्य किया है, इसके लिए तो हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन छपाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार जमकर विज्ञापन छपाती है, हर दूसरे
तीसरे दिन अखबारों में पूरे के पूरे ऐड भरे रहते हैं। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को देश के मीडिया की क्या जरूरत है अपने प्रचार के लिए? उनको तो एक बार आना चाहिए और कम से कम ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लोगों को सवाल पूछने का मौका देना चाहिए। लेकिन जब यही सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप क्यों नहीं करते, लोगों को सवाल पूछने का मौका क्यों नहीं देते, तो वो कह रहे हैं कि जनता से बात करने के कई माध्यम है, लेकिन क्या कोई जवाबदेही प्रधानमंत्री मोदी की मीडिया को लेकर या देश की जनता को लेकर है? आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पार्लियामेंट के अंदर भी डिबेट किस तरीके के होते हैं। आजकल तो आधे टाइम पार्लियामेंट भंग ही रहता है, यानी पार्लियामेंट दिखाई नहीं दे रहा होता है, यहाँ पर कोई ना कोई सस्पेंड कर दिया जाता है और सेशन में केवल हो हल्ला हो रहा होता है। तो प्रधानमंत्री कहां जवाब देते हैं, ये बड़ा सवाल है। अब नरेंद्र मोदी को क्लियर जवाब देना चाहिए। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि जैसे ही एनडीए में कोई दागी नेता शामिल होता है, वैसे ही केंद्रीय जांच एजेंसी क्यों सॉफ्ट हो जाती है? इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि वास्तव में सवाल ये होना चाहिए कि 10 साल तक 2004 से 14 तक ईडी को इतना पगार मिलता था, यानी सैलरी मिलती थी, उन्होंने क्या काम किया? मेरे कार्यकाल में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए पकड़ा है, उस ईडी को आप कैसे बदनाम कर सकते हैं? मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, देश के भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, कोई भी गलत करता है तो उसके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, आप लोग जानते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कैसे बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही नेता जाते हैं वैसे ही उनके खिलाफ या तो कार्रवाई बंद हो जाती है या फिर कार्रवाई स्लो कर दी जाती है, और कई सारे एग्जाम्पल दिए गए थे। नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब कुछ भी दे जाते हैं दोस्तों, इस पर कोई काउंटर नहीं करता। यही सबसे बड़ा कारण है कि गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है उन्हें कोई इंटरव्यू दिया जा रहा है। अगर किसी निष्पक्ष पत्रकार को इंटरव्यू दिया जाए तो वो ऐसा सवाल घुमाकर पूछेंगे, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को ही वो कोट कर देते तो शायद नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन कोई ऐसा काउंटर नहीं किया जाता जिससे नरेंद्र मोदी को जवाब देने में डिफिकल्टी हो, एकदम जो मन करता है वो बोल देते हैं और कोई सामने से काउंटर नहीं आता। साथ साथ नासिक के पंचवटी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामान की जांच की है। शिंदे चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, उनका हेलीकॉप्टर रुकवाकर सीएम शिंदे के सामने जांच की गई। हालांकि बैग में कुछ आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली, इसके बाद शिंदे को जाने दिया गया। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया था शिंदे एक हेलीकॉप्टर में नकदी से भरे बैग लेकर नासिक जा रहे थे। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इस दावे को खारिज किया था। राउत ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी थी दोस्तों, इसके बाद यह जांच भी की गई है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों अजीत अंजुम बोले, कहा क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री आवास पर होने वाले इंटरव्यू के लिए पूरा सेट आप सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है, यानी सरकार की ओर से ही दिया जाता है, कैमरे से लेकर लाइट तक सरकारी होता है, एंकर खाली हाथ जाते हैं, सवाल एंकर पूछते हैं, फिर खाली हाथ लौट जाते हैं, बाद में एडिटेड टेप चैनल को उपलब्ध करा दिया जाता है। अगर ये सही है तो एडिट क्या क्या होता है ये कौन बताएगा? इंटरव्यू का ये कौन सा फॉर्मेट है? एडिटिंग पर चैनल का कंट्रोल नहीं है। जिन चैनल के लिए प्रधानमंत्री मोदी आवास में इंटरव्यू हुआ है वहां काम करने वाले लोग सही से जानकारी दे सकते हैं, यानी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के घर पर जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें कैमरे से लेकर लाइट हर चीज मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी का ही होता है और इसके बाद एडिट करके वीडियो अपने हिसाब से पोस्ट किए जाते हैं। ये काफी गंभीर मामला है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से मायावती ने फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि के अभिशाप से मुक्त कराना तो दूर, उन्हें रोक पाने में विफलता के कारण गरीबों का थोड़ा राशन देने को ही बीजेपी एंड कंपनी के लोग चुनाव में भुनाने पर तुले हुए हैं, जो उचित नहीं, क्योंकि यह मेहरबानी नहीं है। लोगों को ये थोड़ा मुफ्त राशन बीजेपी सरकार का उपकार नहीं बल्कि लोगों द्वारा सरकार को दिया गया टैक्स का धन ही है। अतः इसके बदले वोट मांगकर गरीबों का मजाक उड़ाना अशोभनीय है। यह बात मैं हर जनसभा में कहती आई हूँ, फिर भी भाजपा द्वारा प्रचारित ऐसे फेक वीडियो पर लोग ध्यान ना दे। दरअसल दोस्तों मायावती का फेक वीडियो शेयर किया जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है और मायावती की आवाज में एआई का इस्तेमाल करके बुलवाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आपको 5 किलो राशन देती है तो उनको वोट दीजिए। यानी दोस्तों कुल मिलाकर मायावती के वोटरों को बीजेपी अपने साथ में लाने के लिए शायद ये सब की चीजें कर रही होगी, जो आरोप गंभीर तरीके से भाजपा पर लग रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 18 तारीख को एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे बाराबंकी में। यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी एक साथ नजर आ सकती हैं। अमेठी और रायबरेली में प्रचार का कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जानकारी दी गई है। सचा आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के बाद अगर कोई ऐसा राज्य है जहां पर उनको अपनी सीटें बचानी है तो वो पंजाब है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और अरविंद केजरीवाल पंजाब के अमृतसर में रोड शो करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेता भी वहां मौजूद रहे। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आप झाड़ू के निशान दबा देंगे तो मुझे दोबारा जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि भगवंत मान राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर है और मुझे 20 दिन के लिए जेल से बाहर भेजा गया है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम दोबारा जेल ना जाए। प्रधानमंत्री मोदी SC ST OBC आरक्षण खत्म करने के लिए चुनाव में 400 सीटें मांग रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद वो दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार के लिए भी उन्होंने प्रचार किया और माना जा रहा है कि दिल्ली में भी एक सभा का आयोजन होने वाला है। इसमें कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर सभा करेगी। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव जुड़े
जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए दोस्तों। सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका क्या मानना है, क्या चौथे चरण के चुनाव के बाद देश ने परिवर्तन के लिए वोट डाल दिया है या फिर देश का आदेश कुछ और होने वाला है? क्या हंग असेंबली होने वाली है या बदलाव होने वाला है? और नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कहना है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी घुमा फिरा कर जवाब देने पर आपकी क्या राय है? क्या नरेंद्र मोदी को हिम्मत जुटानी चाहिए और राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए? लिखिएगा जरूर दोस्तों। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।